हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम न्यूज़ पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज इंडियन पेनल कोड 1860 का धारा 36 से पढ़ते हैं। धारा 35 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे अध्याय 2 की। तो आईपीसी के अध्याय 2 में सामान्य स्पष्टीकरण दिया गया है, परिभाषाएँ दी गई हैं, बताया गया है कि भाई इन चीज़ों का आपको क्या मतलब समझना है। मैकाले जी ने तो 35 तक हम पढ़ चुके थे। धारा 36 की बात करते हैं। तो धारा 36 में बताया गया है अंशतः कार्य या अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। अंशतः कार्य या अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम एक्चुअली होता क्या है आईपीसी, इसमें भी कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो वही हमें दिक्कत आती है, याद करने में भी दिक्कत आती है। तो इनको समझते हैं। बात की जाए अंशतः, तो अंशतः मतलब है पार्शली, मतलब आधा। कुछ कार्य ऐसा हो, कोई चीज़ मतलब आधी कार्य द्वारा की गई हो, आपके द्वारा कोई एक्ट, आधा मतलब एक्ट की वजह से प्रॉब्लम हुई हो, और आधा क्या है, चूक, लोप। तो अंशतः का मतलब है आधा आधा भाग। तो बात की गई है कि अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। मान लिया जाए, इसका मतलब कहने वाला क्या है, तो मान लिया जाए ए है कोई, अगर कोई ए है, ए जेलर है और बी कैदी है। आईपीसी में जो है स्पष्टीकरण के नीचे उदाहरण भी दिए गए हैं, उनको समझाया गया है। तो वही एक एग्जांपल है। इसमें बताया है ए जेलर है और बी कैदी है। तो अब करता क्या है, ए जो है बी को खाना नहीं देता है, ए बी को खाना नहीं देता है, और साथ में ए बी को पीटता भी है, क्योंकि जेलर है, जेलर का काम है कैदी को खाना देना। तो ए कैदी को खाना भी नहीं देता है बहुत लंबे समय तक, और इसको रोज़ पीटता भी है। तो पीटने से, एक तो यह है इसको पीटने से ये कृत्य कर रहा है, और दूसरा खाना नहीं दे रहा है, चूक कर रहा है। तो दोनों में ही मान लिया जाए बी की हो जाती है मृत्यु, और बी की मृत्यु हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि ए ने कुछ कृत्य से और कुछ चूक से बी की हत्या कर दी। तो भैया जो जेलर है, जेलर पर हत्या का मुकदमा चलेगा, 302 के तहत सज़ा मिलेगी उसको। तो धारा 36 में यही बताया गया है, अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। धारा 37, तो धारा 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके सहयोग करना। सिंपल है लैंग्वेज में समझना, किसी अपराध को गठित करने वाले, यानी कोई अपराध है, कोई अपराध आप कर रहे हो, उसमें कई सारे काम कर रहे हो, कोई अपराध में आप कई सारे काम कर रहे हो, तो उनमें से किसी एक को करके और आपने सहयोग दिया है, तो उसके लिए परिणाम है। इसमें इंपॉर्टेंट सब सहयोग को याद रखना है। इसे एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो सहयोग करना, मान लिया जाए सेम कंडीशन है, ये ए है, ए जेलर है और बी कैदी है। तो होता क्या है, और बी भी एक जेलर है, बी दूसरा जेलर है। तो अगर पहले केस में समझा जाए, एग्जाम्पल 1 से समझा जाए, तो क्या है, ये दोनों ए और बी जो है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, बी को मारने की सलाह करते हैं। ए और बी, ये भी जेलर है, ये भी जेलर है, दोनों मिलके बी को मारने की सलाह करते हैं। और दोनों क्या है, इसकी नाइट ड्यूटी आती है, इसकी दिन की ड्यूटी आती है, या फिर अल्टरनेट समझ सकते हो। तो इन दोनों की ड्यूटी आती है, तो दोनों ने आपस में सलाह बनाई है, सहयोग है। और इन्होंने क्या किया, बी को, जब इसकी ड्यूटी आती है तो ये बी को पीटता है, और जब जेलर की ड्यूटी आती है, सॉरी इसको सी कर लेना अभी फ़िलहाल, क्योंकि ए बी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए क्या है, सी को पीटता है जब ए की ड्यूटी होती है, और जब बी की ड्यूटी होती है तो सी भी पीटता है। दोनों चाहते थे सी को मारना, और सी की मृत्यु कारित हो जाती है। तो इसमें क्या भैया, धारा 37 के तहत आपने अपराध किया है, तो आपने मिलकर कार्य किया है। बशर्ते अब दूसरे एग्जाम्पल से समझा जाए, अगर दूसरे एग्जाम्पल से ये समझा जाए कि ए सी को मारना चाहता था, और ये क्या है, ये इसको डेली पीटता था, 1 महीने तक पीटा। उसके बाद ए की हो गई ट्रांसफ़र, ए का हो जाता है ट्रांसफ़र, क्योंकि ए का तो काम ही था, ये सी को मारना ही चाहता था इंटेंशनली, और ए का हो जाता है ट्रांसफ़र। लेकिन सी यहाँ पे मरता नहीं है, अभी सी मरा नहीं है, इसकी क्या है, हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी पिट के। अब बात है, अब ये ट्रांसफ़र चला गया, अब बी पोस्टिंग आ जाता है। तो बी पोस्टिंग आ जाता है, तो ये क्या था, ये थोड़ा लेजी टाइप का था, मतलब ढीला आदमी। तो ये क्या था, ये इसको खाना टाइम से नहीं देता था,
ये चूक थी इसकी, ये इसको खाना टाइम से नहीं देता था। हालांकि इसका ये नहीं था कि इसको मारना चाहता था, मारने की जो इच्छा थी वो जेलर ए की थी, ये ढीला था, सी को खाना नहीं देता था। और होता क्या है, सी की हो जाती है मृत्यु। और इन दोनों की आपस में सहमति भी नहीं थी कि भाई मारना है, और सी की हो जाती है मृत्यु। तो सी की मृत्यु हो जाती है तो भैया बी पे जो मुकदमा चलेगा अब, क्योंकि बी के चूक की वजह से हुआ है, तो बी पे जो मुकदमा चलेगा वो तो हत्या का चलेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर चलेगा। हत्या का अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, हत्या का मुकदमा चलेगा 302 के तहत। लेकिन ए पे क्या है, वास्तव में ए मारना चाहता था, लेकिन ए पे क्या क्या चलेगा, हत्या करने के प्रयास का मुकदमा चलेगा। तो ये है। अगर केस सहयोग होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि ए और बी सहयोग से मारना चाहते थे या ए और बी सहयोग से नहीं थे, तो जब सहयोग से कोई कार्य होगा तो ये धारा 37 के तहत आएगा। बात की जाती है धारा 38। धारा 38 में बताया गया है आपराधिक कार्य संप्रकृत व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई आपराधिक कार्य किया है आपने, तो आपराधिक कार्य किया है तो ज़रूरी नहीं है आपने किसी की हत्या कर दी तो आपको एक ही चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाएगा कि आपने हत्या की है। आपके ऊपर एक कार्य करने में भी एक या एक से ज़्यादा केस चल सकते हैं। जैसे धारा 38 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ए और बी, तो मान लिया जाए ए क्या है, ए ने क्या किया, बी को लूटने के प्रयास से बी की गाड़ी को रोक लेता है। ए जो है बी को लूटने के प्रयास से ए की गाड़ी को रोक लेता है। तो इसने सबसे पहले लूट की, तो इस पर लूट करने के बाद क्या किया, जब ये भागने की कोशिश करने लगा तो इसने क्या किया, लूटने के बाद इसने तमंचे से इसको मार दिया, तमंचे से बी को मार दिया, तो बी मर गया, तो हत्या का भी मुकदमा चलेगा। तीसरा, अब जो तमंचा था वो इलीगल था, अवैध था, उसका कोई लाइसेंस नहीं था, तो भैया इस पर अवैध हथियार रखने का भी मुकदमा चलेगा। तो मृत्यु हुई है बी की, तो मृत्यु का हत्या का भी चलेगा, अवैध हथियार का भी चलेगा ए के ऊपर, और लूट का भी चलेगा। तो कई सारे अपराधों के लिए एक साथ दोषी ठहराया जा सकता है, धारा 38 बताती है आईपीसी की। बात की जाए धारा 39 की, 39, तो धारा 39 में स्वेच्छा दिया गया है, मतलब अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से, वॉलंटरीली। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो धारा 39 में स्वेच्छा स्पष्टीकरण है, क्योंकि चैप्टर 2 में, तो इसमें बताया गया है कि स्वेच्छा से क्या होगा। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, मैं हूँ, मैंने क्या किया, कोई लूट को लेके चलते हैं एग्जांपल। कोई गाड़ी थी, इसमें क्या था, माल जा रहा था, मतलब बैंक का पैसा जा रहा था, एग्जांपल यही ले लो, बैंक का पैसा जा रहा था। अब क्या करते हैं, मैं इस गाड़ी को लूटने के प्रयास से रोकने की कोशिश करता हूँ, और रास्ते में क्या है, जो हाईवे है उस पर कील बिछा देता हूँ, बड़ी बड़ी कीलें, या फिर पेड़ डाल देता हूँ आगे से। अब होता क्या है, चूँकि इसने इच्छा थी इसकी कि ये गाड़ी को लूटे। अब गाड़ी वाला क्या है, तेज़ आ रहा है, इसने देखा यहाँ पेड़ पड़ा है, और गाड़ी को बचाने के चक्कर में ओवरटेक करता है, साइड से निकालने के चक्कर में उसको दिखाई नहीं देता, और गाड़ी पलट जाती है। और इसमें पलटने से ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। तो भैया इसमें ऐसा माना जाएगा कि वह इसको मारना ही चाहता था, क्योंकि इसको पता है मैं इसको लूटूंगा गाड़ी को, तो गाड़ी हो सकती है, बेशक इसका आशय लूटने का था, लेकिन इसको पता है कि गाड़ी अगर रुकेगी या फिर आगे पेड़ आ जाएगा तो गाड़ी पलट सकती है और वो मर जाएगा। बेशक मारने का इसका इच्छा सिर्फ लूटने की थी, लेकिन वो मर जाएगा। लेकिन उसको इस चीज़ का ज्ञान था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो इसमें ऐसे ही माने जाएगा कि इंटेंशनली मारना चाहता था। तो इस धारा 39 में इंटेंशनली, स्वेच्छा से, तो ये अपनी इच्छा से ही इसको मारना चाहता था, ऐसा समझा जाएगा। इनके सारे स्पष्टीकरण मैकाले जी ने बताए हैं कि जिस हिसाब से इनको दंड संहिता में समझाया गया है उनको उसी अर्थ में निकाला जाए। बात करें धारा 40 की, तो धारा 40 अपराध की परिभाषा है। धारा 40 में अपराध की परिभाषा है, तो अपराध तो जो भी इलीगल एक्ट हैं वो सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं, धारा 40 में वही बताया गया है। धारा 41 की बात की जाए तो धारा 41 विशेष विधि। धारा 41 क्या है, विशेष विधि की बात करता है, स्पेशल लॉ की बात करता है। तो स्पेशल लॉ क्या है, तो स्पेशल लॉ मान लिया जाए
जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता में बताया गया है कि जो महिला है, महिला के ऊपर क्रूरता बताई गई है। एग्जाम्पल, एक कोई मैरिड महिला है, तो मैरिड महिला है, उसको अगर मारपीट की, उसके साथ मारपीट भी की जाती है तो क्या है, महिला के साथ क्रूरता की जा रही है, उसको क्रूरता की जा रही है। तो इसके लिए भी भारतीय जो दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड है, इसमें उसका दंड का प्रावधान है। साथ में क्या है, इसके लिए कोई विशेष लॉ बना दिया जाए, इसके लिए कोई विशेष लॉ बना दिया जाए। जैसे आपको पता है ये दहेज प्रथा अधिनियम है, दहेज प्रथा अधिनियम है, तो उसमें भी महिलाओं के बारे में बताया गया है। तो दहेज प्रथा अधिनियम और ये आईपीसी में भी इसकी दंड दिया गया है महिलाओं की क्रूरता के लिए। तो विशेष विधि वही है जैसे दहेज प्रथा अधिनियम इसके लिए बना दिया गया। तो ये कुछ विशेष विधियों के बारे में बताया गया है। बात की जाए धारा 42, तो धारा 42 बताती है स्थानीय विधि, लोकल लॉ। अगर बात की जाए स्थानीय विधि की, तो स्थानीय विधि क्या है, ये भारत के किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, पूरे भारत के लिए नहीं, स्थानीय विधि मतलब लोकल, कुछ पर्टिकुलर हिस्से के लिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई छोटी सी जगह या फिर कोई इलाका, उसमें जो विधि लगती है वो स्थानीय विधि के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे इसका एक एग्जांपल है अफसपा। ये क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये क्या था, JNK में लागू होता था और भी कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में भी लगता है। तो ये क्या है, वो स्थानीय विधि है, कहीं किसी मतलब प्रॉपर तरीके से लॉ को चलाने के लिए ये विधि बना दी गई। तो इसको क्या, किस में परिभाषित किया गया है, धारा 42 में, IPC की में, स्पेशल लॉ को। बात की जाए धारा 43, तो धारा 43 में बताया गया अवैध। अवैध क्या है, इलीगल क्या है, इलीगल की परिभाषा दी गई है। तो कोई भी चीज़ जो हमारे कर्तव्य हैं, जिस तरह से हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम उनको पूरा निर्वहन नहीं करते, उन कर्तव्यों को हम पूरी तरह से उनकी रीति के हिसाब से पालन नहीं करते हैं और दूसरे माध्यमों से उनका पालन करें, तो अवैध हो जाएगा, वो चीज़ अवैध हो जाएगा। वो धारा 43 में दी गई है। मान लिया जाए डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है इलाज करना, तो वो क्या है, डॉक्टर का काम है इलाज करना, और एक कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है, तो वो भी क्या है, अवैध है, क्योंकि उसका कार्य था जनता को ट्रीटमेंट देना, उसने मना कर दिया, तो वो क्या है, उसके द्वारा अवैध कार्य किया गया, उसके द्वारा काम किया ही नहीं गया। उसके बाद धारा 44, धारा 44 में लॉर्ड मैकाले ने बताया है क्षति, इंजरी क्या है, इंजरी क्या है, तो इंजरी कई प्रकार की हो सकती है। इंजरी में धारा 44 में बताया गया है आपकी मानसिक इंजरी भी हो सकती है, मेंटल, फिजिकल, शरीर आपको पीटा जाता है, शरीर पर घाव चोट आ जाते हैं, तो वो शारीरिक इंजरी भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, और क्षति जो है आपकी मनी की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। तो सभी प्रकार की क्षति धारा 44 में बताई गई हैं। शारीरिक क्षति भी है, मानसिक क्षति भी है, और प्रॉपर्टी की भी क्षति है। ये सारी चीज़ें धारा 44 IPC में बताया गया है। अगर धारा 45 की बात की जाए, तो धारा 45 में जीवन, लाइफ, तो जीवन की बात की गई है। तो धारा 45 में ये बताया गया है कि जब तक मैं ना कहूँ, लॉर्ड मैकाले कहता है जब तक मैं ना कहूँ, आई मीन इंडियन पेनल कोड की यह संहिता, क्योंकि उसने ये इंडियन पेनल कोड बनाया था, तो वो कहता है कि जब तक इंडियन पेनल कोड में कि किसी भी धारा में अगर अलग से नहीं बताया जाए कि भाई हम इसके जीवन की बात कर रहे हैं, तब तक वो जीवन मानव का जीवन समझा जाएगा, तब तक वो जीवन मानव का जीवन समझा जाएगा, मतलब इंसान का जीवन समझा जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जब तक इस संहिता में अलग से ना बोला जाए, तब तक जीवन आप मानव का ही जीवन मान के चलोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पशु का जीवन मान लो, नहीं, इसमें बताया गया जब तक नहीं बोला जाए मानव का जीवन मान के चलोगे। धारा 46 सेम है, धारा 45 में जीवन और धारा 46 में मृत्यु। तो मृत्यु में भी यही कहा गया है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक संदर्भ से अलग ना बोला जाए, तब तक मृत्यु इंसान की मृत्यु मानी जाएगी, इट मीन्स मानव। धारा 46, धारा 47 जीव जंतुओं के बारे में परिभाषित किया गया है। तो जीव जंतु, अब यहाँ बताया गया है कि इंसान से अलग, ह्यूमन से अलग जो भी हैं, इंसान से अलग जो हैं वो जीव जंतु की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत सरल सी परिभाषा हैं ये, हालांकि डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं UPSI में और बिलो एग्ज़ाम में कि भाग दो कि इस धारा में, धारा 45 में क्या है, तो
तो वो जीवन है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो धारा 47 में जीव जंतु को बताया गया है। बात करें धारा 48 तो धारा 48 में बताया गया जलयान। जलयान, तो जलयान क्या होगा? तो इसमें लिखा हुआ है धारा 48 में, जलयान ऐसा कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जो पानी में, ऐसी कोई भी चीज़ जो पानी में या तो इंसान को लेके जा सके, या इंसान को लेके जा सके, या किसी प्रॉपर्टी को या वस्तु को, प्रॉपर्टी संपत्ति या वस्तु किसी को भी लेके जाए पानी के रास्ते से, वो जलयान कहलाएगा। नाव है, स्टीमर हैं, ये सारी चीज़ें जलयान में आएंगी। तो जलयान कोई भी चीज़, जरूरी नहीं कि नाव ही हो, किसी भी चीज़ के द्वारा अगर वह पानी में इंसान को ले जा सके या प्रॉपर्टी संपत्ति को ले जाने और लाने का काम कर सके, या किसी भी वस्तु को ले जाने का जो काम कर सकती है, वह जलयान की कैटेगरी में आएगा। बात की जाए धारा 49, तो धारा 49 में वर्ष और मास डिफाइन किया गया है। इट मीन्स मंथ और ईयर के बारे में बताया गया है। चूँकि आपको पता है आईपीसी 1860 में बनी थी और उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश काल जो था, ब्रिटिश शासन में थे। तो इस वर्ष और मास का जो मतलब है उसमें यह लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जहाँ भी आईपीसी में वर्ष और मास की बात होगी, इट मीन्स ईयर और मंथ की बात होगी, वो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से होगी भैया। जो मैकाले जी हैं वो कहते हैं कि बोला भैया जो भी वर्ष और मास की बात होगी वो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से होगी। तो इंपॉर्टेंट शब्द इसमें ये याद रखना है कि ब्रिटिश कैलेंडर को बेस माना गया है धारा 49 में। बात की जाए धारा 50, तो धारा 50 में खुद धारा को ही परिभाषित किया गया है। धारा 50 में खुद धारा को ही परिभाषित किया गया है और इसमें बताया गया है कि यह संहिता जो इंडियन पेनल कोड है, तो इंडियन पेनल कोड के प्रत्येक चैप्टर में, इंडियन पेनल कोड के प्रत्येक चैप्टर में जो भी, हर चैप्टर के आगे जैसे चैप्टर 1 है, तो जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 में, अध्याय 1 में जो भी क्रमांक पे लिखे हुए हैं, जैसे 1, 2, 3, नॉट पेज नंबर, पेज नंबर नहीं, पेज नंबर के आगे जैसे धारा है, धारा 36, ये 36वें क्रमांक पे लिखी हुई है, 37वें नंबर पे है जो चीज़, 38वें नंबर पे है। तो जो भी चीज़ें क्रम में लिखी हुई हैं वो सब धाराएं मानी जाएंगी। तो हम उसी के हिसाब से काउंट करते हैं कि ये धारा 36 है, ये धारा 37 है, ये धारा 38 है, धारा 39 है। तो उसमें धारा को परिभाषित किया गया है। तो इनको एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, इन धाराओं को, धारा 35 से लेके धारा 50 तक। तो धारा 35 हम पढ़ चुके थे कल। धारा 36 की बात की जाए तो धारा 36 अंशतः लोप, इसमें इंपॉर्टेंट है अंशतः लोप या फिर अंशतः कार्य द्वारा मृत्यु, या तो आपके द्वारा कुछ आधा काम किया गया हो या आपसे द्वारा चूक हुई हो। धारा 37, धारा 37, तो धारा 37 में कहा गया है सहयोग, इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना है। सहयोग, आपने कोई कार्य किया है, अपराध किया है, गठित किया है और सहयोग से किया है और उससे जो भी परिणाम होता है, मृत्यु हो जाती है, तो भैया आपके ऊपर क्या चलेगा, उस अपराध को लेके मुकदमा चलेगा। अगर सहयोग नहीं है तो उन दोनों पे अलग अलग तरह से केस चलेगा। एक पे चलेगा अटेम्प्ट करने का और दूसरे पे मृत्यु कारित करने का। धारा 38, धारा 38 में बात की गई है कि आपको एक कार्य को करने में अगर आप एक से ज़्यादा या दो, दो, तीन, चार जितने भी आप इलीगल काम करोगे उन सब की दोषी माने जाओगे। जैसे वेपन रखना था, इलीगल वेपन था, आर्म्स एक्ट में चले जाओगे आप अंदर। दूसरा लूट की भी आपके ऊपर, लूट की भी धारा लगेगी आपके ऊपर, लूट का भी दंड मिलेगा। साथ में मारा है उसका तो मिलेगा ही। धारा 39 स्वेच्छा से, वॉलंटरीली, मतलब आपने कोई अपराध किया, खुद से कोई अपराध किया, आपको पता है कि इस अपराध से दूसरा काम भी हो सकता है, मतलब किसी की जान भी जा सकती है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपको पहले से पता है कि ये काम मैं करूँगा तो इससे किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, लेकिन आप करते क्या हो, लूट का प्रयास करते हो, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो चीज़ स्वेच्छा से ही की है और आप उसकी मृत्यु करना ही चाहते थे। धारा 40 अपराध की बात करता है, धारा 40 अपराध और धारा 50 खुद धारा को डिनोट करता है। धारा 41 विशेष विधि जैसे दहेज प्रथा अधिनियम वगैरह वो सारे बताए थे। धारा 42 स्थानीय विधि, अपसपा, किसी पर्टिकुलर या छोटे से जगह के लिए लागू होती है। धारा 43 अवैध, इलीगल। धारा 44 क्षति, मेंटल, फिजिकल या प्रॉपर्टी की। धारा 45 जीवन, इंसान का जीवन, जब तक कि बताया ना जाए, स्पष्ट ना किया जाए, जब तक मानव जीवन समझा जाएगा। धारा 40 मृत्यु, मानव की मृत्यु, जब तक कि इस पर्टिकुलरली बताया नहीं जाए। धारा 47 जीव जंतु, मानव को छोड़कर। धारा 48 जलयान, कोई भी चीज़ जो पानी के माध्यम से कुछ सामान ले जा सके।
धारा 49 वर्ष या मास ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा, और धारा 50 खुद धारा को डिफाइन करता है। तो ये कुछ धाराएं थी जो आज हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके बाद जो कुछ धाराएं रह जाती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आईपीसी में 511 धाराएं, 511 धाराएं किसी भी पेपर में इतनी धाराएं याद करना बहुत टफ होता है, क्योंकि एक आप बेस लेके चलोगे तो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद हो जाते हैं, 511 धाराएं आपकी ये हो जाएंगी, फिर सीआरपीसी है और भी अन्य हैं। तो इतनी 511 धाराएं ये याद करना थोड़ा टफ होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं इसके बाद, क्योंकि ये सामान्य स्पष्टीकरण है तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको एक एक धारा को समझना ज़रूरी था। इसके बाद जो भी आगे की इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी वो हम पढ़ेंगे, और पूरा आईपीसी को पढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ से बनने की आशा है, वो सारे हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।